हेलो स्टूडेंट्स, 4 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ का। आज हम लोग 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं। तो 5वें और 6ठे चैप्टर में 5वां चैप्टर है संगठन। और आपको फिर मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे रोज़ मैसेज करते हैं, नंबर देने का गलत इस्तेमाल कर लेता है बच्चा लोग, खाली फ़ोन करता है कि सर, छोटा सा फ़ोन करा है, सर अगला वीडियो तुरंत आएगा ना सर। अरे भाई, जब हम वीडियो में बोल दिए कि तुरंत आएगा तो आएगा, वेट करो ना, थोड़ा पेशेंस रखो ना भाई। तुम फ़ोन करके तुम लोग सब तंग करोगे तो यार हम पीडीएफ बनाएं कि लाइव क्लास ले रिकॉर्ड करें, क्या करें। इसलिए आप सबको फिर से बता दें कि ये जो पीडीएफ है ये आपके एप्लीकेशन पे मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और एप्लीकेशन कौन सा है तो कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग, प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको लॉगिन करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन विथ व्हाट्सएप और अनदर मेथड। अनदर मेथड में जाना है, नंबर डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी सबमिट करना, अपना नाम डालना है, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद जो आपका एप्लीकेशन है इस तरह का बॉक्स खुलेगा। एप्लीकेशन में यहाँ पे 3 लाइन मिलेगा, जिसमें जब 3 डॉट में जाएंगे तो फ्री मटेरियल मिलेगा। तो फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मॉडल सेट 2025 के नाम से एक फोल्डर बना हुआ, मॉडल सेट 2025 के नाम से बना हुआ, उसी में डाल देंगे। तो अभी तक जहाँ तक टाइप हुआ है सब वहाँ डाल देंगे, ठीक है, अपडेट कर देंगे उसको। और नहीं तो आप अपने होम स्क्रीन को सबसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो नीचे भी फ्री स्टडी मटेरियल लिखा रहता है, उसमें भी क्लिक कीजिएगा तो पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्टिव में लिखा है कि संगठन का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन है, अधिकार का भारार्पण नहीं किया जा सकता। ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। बताइए कौन सा अधिकार है जिसको आप, वैसे सारे अधिकार नीचे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं, कुछ राइट ऐसे हैं जिसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो रूटीन वर्क तो आदमी कर ही देता है नीचे वाले को ट्रांसफ़र, ऑर्डिनरी वर्क कर ही देता है, सिंपल वर्क कर ही देता है, लेकिन सीक्रेट वर्क जो गोपनीय चीज़ होगा, जो बहुत है ना कॉन्फिडेंशियल चीज़ होगा, उसको नीचे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। यानी ऑथोरिटी कैन नॉट बी डेलीगेट। कौन सा ऑथोरिटी डेलीगेट नहीं किया जा सकता तो सीक्रेट वर्क का ऑथोरिटी कभी भी डेलीगेट नहीं किया जा सकता, बाकी सारा काम नीचे वाले को डेलीगेट किया जा सकता है। दूसरा, भारार्पण किया जा सकता है, डेलीगेशन कैन बी डन। डेलीगेशन किसका किया जा सकता है, अधिकार का, उत्तरदायित्व का। तो जब भी डेलीगेशन होगा तो ऑथोरिटी का, पावर का डेलीगेशन होता है। डेलीगेशन हमेशा अधिकार का होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। कर्मचारी की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉई। इसमें से कौन है जो कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कर्मचारी की इच्छा पर नहीं, बॉस की इच्छा पर। जो बॉस बोलेगा वो करना पड़ेगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में भी बॉस, लेकिन अनौपचारिक संगठन एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो ज्वाइन करना चाहे तो कर भी सकता है और नहीं करना चाहे तो नहीं भी कर सकता। संगठन में अनुशासन नहीं है, देयर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें और अनुशासन नहीं है तो डिविजनल में अनुशासन होता है, फंक्शनल में अनुशासन होता है, फॉर्मल में अनुशासन होता है, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का अनुशासन नहीं है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरह का अनुशासन नहीं है। उपक्रम के संगठन की स्थापना करता है, बोलता है इन एन इंटरप्राइजेज ऑर्गेनाइजेशन इज इस्टेब्लिश्ड बाई। कौन सा उपक्रम है जो संगठन की स्थापना करता है, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट संगठन बनाता है। संगठन बनाने का काम कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो संगठन बनाने का काम करता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट संगठन बनाने का काम करता है। प्रभावी भारार्पण के लिए आवश्यक है, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज नेसेसरी। एक अच्छा डेलीगेशन के लिए क्या जरूरी है तो एक अच्छा डेलीगेशन के लिए संपर्क की सुविधा, फैसिलिटी टू कनेक्ट, सहयोग तथा समन्वय का पर्यावरण, एटमॉस्फेयर ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या और ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज सब का सब जरूरी है। आगे लिखा है, अधिकार के भारार्पण का आशय है अधीनस्थों को भारार्पण। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट्स ऑफ, क्या बांटना है अपने जूनियर को। अगर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर अपने जूनियर को क्या देंगे तो अथॉरिटी देंगे। क्या देंगे, अथॉरिटी देंगे किसी काम को करने का। वर्क एंड वर्क रिलेटेड अथॉरिटी, हम अपने जूनियर को क्या देते हैं, काम और काम से संबंधित अधिकार देते हैं। काम और काम से संबंधित अधिकार देते हैं। प्रबंध का स्वतः विस्तार होता है, कौन सा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इट सेल्फ एक्सपेंड। कौन सा मैनेजमेंट है जो अपने आप विस्तृत हो जाता है तो डेलीगेशन के जरिए आप मैनेजमेंट को अपने आप विस्तृत कर देते हैं। जब हम डेलीगेट करने लगते हैं तो मैनेजमेंट अपने आप विस्तृत हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन। 2 चीज़ होता है, एक होता है सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मतलब सारा पावर किसी एक व्यक्ति के पास। जब सारा डिसीजन लेने का पावर किसी एक व्यक्ति के पास होगा तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सत्ता का केंद्रीकरण। और जब निर्णय लेने का पावर एक से ज़्यादा लोगों के पास हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण, अधिकार का विकेंद्रीकरण। तो जब आप अपने जूनियर को पावर बांटते हैं,
जब आप अपने जूनियर को पावर देते हैं, इसका मतलब है आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन लगा रहे हैं, विकेंद्रीकरण लगा रहे हैं। आप पावर को जूनियर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने पावर को अपने जूनियर तक ट्रांसफ़र करते हैं। अधिकार से क्या पावर है? अधिकार मतलब किसी काम को करने का जो आपको राइट मिलता है, किसी काम को करने का अगर आपके पास पावर मिला हुआ है तो वो आपका अधिकार है। अधिकार मतलब किसी काम को आप कैसे करते हैं। राइट का मतलब क्या होता है? ऑथोरिटी मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू गिव ऑर्डर्स टू हिज सबॉर्डिनेट्स। ऑथोरिटी का मतलब है कि ऐसा अधिकार जब हम अपने जूनियर को कोई ऑर्डर देते हैं, ऐसा अधिकार जहां हम अपने जूनियर को कोई ऑर्डर देते हैं किसी काम को करने का। औपचारिक संगठन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिस्टम से बनता है, जो सिस्टमैटिक बनता है और जो ज़्यादातर कंपनियों में इस्तेमाल किया जाता है, जो कॉमन पर्पज़ के लिए बनता है, जिसका कोई पर्पस होता है, जिसका कोई गोल होता है, जिसके कोई सिस्टम्स होते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लिखा है अकॉर्डिंग टू चेस्टर बर्नार्ड, व्हेन द एक्टिविटी ऑफ 2 और मोर पर्सन्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स कोऑर्डिनेट होते हैं और डिलीवर करते हैं, अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव, अगर एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए एक से ज़्यादा लोग अगर मिलकर काम करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। संगठन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन ऑर्गेनाइजेशन। एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ग्रुप, टीम। तो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है टीम बना। अगर टीम बिल्ड अच्छा से हो रहा है तो आपका संगठन ठीक है। तो एक निश्चित व्यक्ति समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है द वर्क डन बाय अ डेफिनिट ग्रुप ऑफ पर्सन टू अचीव गोल इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक डेफिनिट ग्रुप ऑफ पर्सन है जो किसी एक टारगेट को अचीव करने के लिए काम करता है, तो ये संगठन कहलाता है। अब लिखा है ऑर्गेनाइजेशन 2 तरह का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बहुत बार ये अंतर पूछता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम से बनता है, ये और संगठन जो है सिस्टम से। देखिए यहाँ लिखा है उत्पत्ति, तो इसकी उत्पत्ति अधिकारों के भरार्पण से होती है। इट अराइजेज फ्रॉम द असाइनमेंट ऑफ ऑथोरिटी, और इसकी उत्पत्ति स्वतः अपने आप हो जाती है, अपने आप बन जाता है। और ये जब हम किसी को पावर देते हैं तो ये संगठन बनता है और ये संगठन अपने आप बन जाता है। उद्देश्य, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका उद्देश्य क्या है? तो ये संगठन तकनीकी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। दीज ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड टू फुलफिल टेक्निकल पर्पस, और ये सोशल पर्पस के लिए, याद रखिएगा, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, और जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल पर्पस को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। उसके बाद है स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट। तो बोलता है यह प्रबंध द्वारा योजनाबद्ध तरीके से स्थापित किया जाता है। इट इज़ इस्टेब्लिश्ड इन द प्लान्ड मैनर, और ये इस्टेब्लिश किया जाता है, बोलता है कर्मचारियों के बीच सामाजिक बातचीत के परिणाम स्वरूप यह सहज रूप से उभरता है। इट इमर्ज स्पॉन्टेनियसली एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन अमंग द एम्प्लॉय, मतलब आपस में एम्प्लॉय आपस में इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके कारण ये क्रिएट हो जाता है। और ये जो एक सिस्टमेटिक प्लान मैनेजमेंट के थ्रू होता है। यानी बताइए आप डायरेक्टर है, उसके नीचे एक व्यक्ति, उसके नीचे एक व्यक्ति, तो एक सिस्टम से बनता है। ये क्या है? आपस में बातचीत करने के कारण। इसको बोलते हैं कि ये आपसी संबंधों के कारण बन जाता है। आपस में अगर संबंध है तो उसके कारण जो संगठन बन जाता है वो कहलाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अर्थ क्या है? अब देखिए यहाँ पे फॉर्मल, तो यह किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा बनाया जाता है। बोलता है इट एड्रेसेस द स्ट्रक्चर ऑफ ऑथोरिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय द मैनेजमेंट टू अकम्प्लिश या टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क। किसी काम को पूरा करने के लिए प्रबंध द्वारा तैयार किया जाता है और ये अपने आप बन जाता है। सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने आप बन जाता है ऐसा संगठन। अब एक और चीज़ है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या इंपॉर्टेंस। सब जैक में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा सब्जेक्टिव का, सबका सब जैक में क्वेश्चन है। डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिए, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, हम समझा देते हैं, अंतर यहाँ लिखा हुआ है, लिख लीजिएगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब आप अपने जूनियर को सिर्फ पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी काम को करने का पावर अगर आप अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे हमने किसी व्यक्ति को प्रिंसिपल बना दिया कि आप कॉलेज चलाइए, कॉलेज चलाने के लिए हमने किसी को क्या बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया। मेरे पास टाइम कम है भाई तो आप हमारे कॉलेज को चला दो, प्रिंसिपल बना दिया, वो मेरा कॉलेज चला रहा है। इसका मतलब हम उसको क्या किए जानते हो, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किए। लेकिन उस प्रिंसिपल को एक बात बोले कि कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे पूछना होगा आपको,
कोई भी फैसला लेता है तो हमसे एक बार पूछ लेता है। गाड़ी खरीदना नया तो हमसे पूछ लिया, कुर्सी खरीदना तो हमसे पूछ लिया। हर फैसले के पीछे पहले हमसे पूछ लेता है और उसको हम प्रिंसिपल बना दिए, लेकिन स्कूल वो चला रहा है, सारा कुछ वही कर रहा है, हम सिर्फ अपना मालिक पैसा लगा दिए, लेकिन हर काम करने से पहले हमसे एक बार पूछ लेता है। इसका मतलब हम उसको क्या किए जानते हो? अधिकार भारार्पण किए, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम सिर्फ पावर दिए हैं कि तुम काम करो, लेकिन डिसीजन लेने का पावर उसको नहीं दिया। डिसीजन हम लेते हैं कि गाड़ी खरीदना है कि नहीं, फूल खरीदना है तो हमसे पूछ के खरीदेगा। लेकिन बताओ, जब कोई व्यक्ति किसी को प्रिंसिपल बनाता है और बोलता है देखो भाई हम सिर्फ पैसा लगाने जानते हैं, कैसे चलेगा स्कूल, क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, हमसे कुछ मत पूछना, तुम खरीदो, साल में हमको खाली हिसाब दे देना कि इतना सामान खरीदे, हमको कुछ फ़ोन मत करना, हम नहीं जानते, हम पैसा लगा देंगे, हम बिंदास रहेंगे, हम अपना काम में बिजी हैं, आप हमको फ़ोन भी नहीं करोगे, आपको जो समझ में आता है वो करो, सारा काम आप करो, बस साल में हिसाब हमको दे देना कि ये चीज़ खरीदे हो। अब बताओ, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण, जहाँ क्या दिया गया, ट्रांसफ़र किया गया। क्या ट्रांसफ़र किया गया है? डिसीजन मेकिंग पावर। डिसीजन मेकिंग पावर, निर्णय लेने की का जो शक्ति है, पावर है, वो ट्रांसफ़र किया गया। तो जब आप अपने जूनियर्स को निर्णय लेने की शक्ति, निर्णय लेने का पावर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखना, ट्रांसफ़र ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग पावर हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जब हम निर्णय लेने की शक्ति अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन, याद रखना इसको। और यही बात पूरा कहानी बना के यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों में, आप आराम से इसको पढ़िएगा। कंपल्सन, तो बोलता है ये तो कंपल्सन जरूरी नहीं, लेकिन वो कंपल्सन यहाँ बोल रहा है कि अधिकार भारार्पण अवश्य होता है, क्योंकि सभी कार्य एक व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता। भाई अधिकार तो देना ही पड़ेगा नीचे वाले को, क्योंकि अकेले सारा काम नहीं कर सकते, वर्कलोड बढ़ जाएगा। तो एक व्यक्ति अपने वर्कलोड को कम करने के लिए ये तो करेगा ही करेगा, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, लेकिन विकेंद्रीकरण का होना अनिवार्य नहीं है। जरूरी नहीं कि हम सारा पावर दे देंगे, लेकिन जब कोई बहुत बिजी हो जाता है तब वो सारा पावर भी दे देता है। ठीक है, अब लिखा है संगठन एक प्रक्रिया है का अभिप्राय बताइए। बोलता है गिव द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है, इसका मीनिंग बताना आपको। संगठन एक प्रक्रिया है, इसका क्या बताना है? मीनिंग बताना है। तो बोलता है अनेक विद्वानों ने संगठन को एक प्रक्रिया माना है जिसमें निम्नलिखित उपक्रियाएँ सम्मिलित हैं। बोलते हैं बहुत सारे लोग, क्यों प्रक्रिया माना है? क्योंकि एक बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे रूप में उसको बांटना पड़ता है। कोई भी बड़ा काम जब पूरा करना होता है तो सबसे पहले उसको छोटे छोटे कामों में बांटना होता है, छोटे छोटे टास्क में बांटना होता है। और जब तक हम इस छोटे छोटे टास्क को पूरा नहीं करेंगे हम बड़ा काम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रोसेस है, पहले इसको करना होगा, इसको करना होगा, इसको करना होता है, बड़ा करना होगा। सामान्य समानताओं के आधार पर क्रियाओं को निश्चित समूह में बनाना होता है। जितने बोलता है कि फॉर्मिंग फिक्स्ड ग्रुप ऑफ एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन सिमिलैरिटीज़। कॉमन सिमिलैरिटीज़ के आधार पर हम सारे ग्रुप को एक निश्चित रूप में बांटते हैं। इसलिए याद रखना है कि हम लोगों को बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, संगठन एक प्रक्रिया है। क्या अधिकार का भारार्पण किया जा सकता है? यस, अधिकार को ही अपने जूनियर को, भारार्पण का मतलब, डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ अथॉरिटी। जब हम अपना पावर, अपना अधिकार अपने से जूनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। और ये डेलीगेट किया जा सकता है? तो यस, अथॉरिटी आप अपने जूनियर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्यों होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? क्यों एक व्यक्ति अपना अधिकार अपने जूनियर को देता है? क्योंकि अब मान लीजिए हमारे ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, हम कितना काम करेंगे, तो अपना कुछ काम हम अपने जूनियर को ट्रांसफ़र करेंगे ना। तो वर्कलोड को कम करने के लिए लोग अपना पावर जो है अपने जूनियर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। वर्कलोड को कम करने के लिए अपना कुछ अधिकार अपने जूनियर को क्या करता है? ट्रांसफ़र करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अब लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में चले रहे हैं। संगठन क्या है, उसकी विशेषता बताइए। तो संगठन का मतलब टीम वर्क बताए थे, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। बहुत सारे लोग अगर एक ही पर्पस के लिए एक ही जगह पे कलेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ग्रुप को, ऐसे टीम को हम बोलते हैं संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या क्या विशेषता होना चाहिए? तो पहला विशेषता क्या क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर लिखा है फर्स्ट विशेषता, संगठन व्यक्तियों का समूह है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंडिविजुअल का ग्रुप है, बहुत सारे लोग मिलके एक टीम बनाते हैं। यह एक प्रक्रिया है, इट इज़ अ प्रोसेस। यह एक सतत प्रक्रिया, याद रखिएगा, इट इज़ अ प्रोसेस जो लगातार चलता रहता है। तीसरा है, यह एक साधन है, साधे नहीं। ऑर्गेनाइजेशन इज अ मीन्स नॉट एंड। आप अच्छा संगठन बना लीजिएगा तो इसका मतलब थोड़ी कि आप उद्देश्य प्राप्त कर लीजिएगा। सब कुछ एक संगठन नहीं है, एक संगठन एक रास्ता है, अंतिम नहीं है। संगठन बना लेने से सक्सेस नहीं मिलेगी, संगठन बना लेने से आपको एक रास्ता पता चलेगा और उस रास्ते पर चलोगे तो सफलता मिलेगी।
संगठन प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और संगठन एक ढांचा है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर, और उसी स्ट्रक्चर पर हमारा अपना बिजनेस काम करता है। संगठन के प्रमुख लाभों को बताइए। तो संगठन का क्या क्या लाभ है, बोलता है कि राइट इन एडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द एडवांटेजेज और इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का पहला फ़ायदा है कि प्रबंधकीय कार्य क्षमता बढ़ जाती है। इंक्रीज मैनेजरियल इफिशिएंसी, मैनेजरियल इफिशिएंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या लिखा है, विशिष्टीकरण के माध्यम से मानवीय प्रयत्नों का अधिकतम उपयोग। ऑप्टिमम बोलता है ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स थ्रू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के थ्रू ह्यूमन एफर्ट्स को ज़्यादा लगाएंगे। अगर अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो विशिष्टीकरण का फ़ायदा मिलेगा। किसी एक काम को बार बार करते रहने से स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपके मैनेजरियल इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपके स्पेशलाइजेशन को बढ़ा देता है। एक अच्छा संगठन जो है विभिन्न क्रियाओं में संतुलन लाएगा, हर काम में बैलेंस लेकर आएगा, अकबकाने का काम नहीं करना है। विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है तो इनकैरेज करेगा ग्रोथ को, आपके ग्रोथ को क्या करेगा, इनकैरेज करेगा। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन समन्वय को सुविधाजनक बनाएगा, कोऑर्डिनेशन को फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा। अब यहाँ लिखा है विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण में क्या अंतर है, तो बताए थे केंद्रीकरण का मतलब सारा पावर, निर्णय लेने का सारा पावर एक व्यक्ति के पास हो। यहाँ वन मैन आर्मी वाला बात है, वन मैन आर्मी, एक अकेला सब कुछ। ये ध्यान दीजिएगा। क्या लगता है एक अकेला सारा बिजनेस चलाएगा? कौन सा बिजनेस में पॉसिबल है? स्मॉल बिजनेस में। छोटा बिजनेस में सब लोग सेंट्रलाइजेशन ही लगाता है। अब छोटा सा गुमटी है तो अब सब अपने कर रहा है। जैसे हमारे ट्यूशन में मालिक हम ही, नौकर हम ही, सब हम ही हैं। छोटा इसलिए, जैसे ही बड़ा होगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा सेंट्रलाइजेशन, फिर हमको डिसेंट्रलाइज करना होगा। हमको साइंस डिपार्टमेंट किसी को देना होगा, कॉमर्स किसी को देना होगा, आर्ट्स किसी को देना होगा। तो याद रखना, जब लार्ज बिजनेस हो जाता है, बड़ा बिजनेस हो जाता है, तो बड़े बिजनेस में डिसेंट्रलाइजेशन लगने लगता है। क्या लगने लगता है? डिसेंट्रलाइजेशन। याद रखिएगा, सेंट्रलाइजेशन छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है, जहाँ एक आदमी सब कुछ है, सारा कुछ एक आदमी संभालता है। लेकिन जैसे बिजनेस का साइज बड़ा होगा, आपके बिजनेस में एक अकेला आदमी सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, फिर आपको डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। अपने पावर को, डिसीजन लेने के पावर को आपको जूनियर तक ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। बोलते हैं यहाँ पे निर्णय लेने का सारा पावर एक व्यक्ति के पास होता है, जबकि यहाँ पे अपने जूनियर को ही हम पावर दे देते हैं कि तुम निर्णय ले सकते हो। उच्च अधिकारियों, इससे उच्च अधिकारी का जो भार है वो कम नहीं होता, जबकि उसमें उच्च अधिकारी का भार क्या होता है? कम हो जाता है। रेड टेपिज्म, यहाँ जो है लाल फीताशाही जन्म लेता है। लाल फीताशाही समझते हो? जब हमारे पास सब पावर है तो हम ना दादागिरी दिखाएंगे जी, लेकिन जब पावर बहुत सारे लोगों में बटा हुआ है तो आप अकेले दादागिरी नहीं दिखा सकते। डाइवर्सिफिकेशन, इसमें निर्णय की विविधता नहीं मिल पाती। डिसीजन एक ही आदमी ले लिया, सही है कि गलत है वही आदमी बोल दिया। और यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं तो नीचे वाला बोल सकता है कि सर आप गलत कर रहे हो। प्रेरणा और मनोबल, यहाँ पे किसी जूनियर में प्रेरणा नहीं मिलता। वो जानता है कि खाली ऊपर में बॉस है, वो निर्णय ले लेगा, हमको उसको पालन करना है। बंधुआ मजदूर है समझो, ये बस ऊपर से जो ऑर्डर आता है उसको पूरा करता है। जबकि यहाँ पे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि उससे भी पूछा जा रहा है ना। जूनियर को जब हम पावर दिए तो जूनियर से भी पूछ रहे हैं, तो उससे भी पूछा जाएगा। ये हम लोगों का 5 नंबर चैप्टर खत्म। अब 6, ये 2 चैप्टर बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर था, 5 और 6 दोनों चैप्टर बड़ा बड़ा चैप्टर, इसलिए शायद ये वीडियो बड़ा बन रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, पूरे वीडियो को अच्छे से देखिए। चलिए, स्टाफिंग के लिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। तो इसका एमसीक्यू में क्या है? कर्मचारियों का चयन होता है। सेलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज फॉर, कर्मचारियों का चयन किसके लिए होता है? लोअर लेवल के लिए, मिडिल लेवल के लिए, हायर लेवल के लिए, या सब के लिए? तो सब के लिए। कर्मचारी तो सब लेवल में चाहिए ना, टॉप लेवल में भी चाहिए, मिडिल लेवल में भी चाहिए, लोअर लेवल में। कर्मचारियों के विकास में सम्मिलित होता है। डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्व्स, एम्प्लॉय के डेवलपमेंट में क्या इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन, ट्रेनिंग, यानी कि एम्प्लॉय को डेवलप करने के लिए प्रमोशन करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, और ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज करते हैं। ये सब करेंगे तभी तो एम्प्लॉय डेवलप होगा। स्टाफिंग क्या है? नियुक्तिकरण क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, पार्ट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो स्टाफिंग इज ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज पार्ट। देखिए तीनों है। ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टाफिंग होता है। पर्सनल मतलब वर्कर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और मैनेजमेंट का फंक्शन भी स्टाफिंग है, तो ऑल ऑफ दीज। तो डी हो जाएगा तीसरा का आंसर। मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, तो ऑल ऑफ दीज। तीनों के तीनों काम होता है। सबसे पहले रिक्रूटमेंट होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर ट्रेनिंग होता है। आगे लिखा है नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन, मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, अगर स्टाफिंग के ऊपर हम पैसा खर्च किए हैं तो क्या होगा?
धन की बर्बादी होगी, आवश्यक हो जाएगा, विनियोग होगा। और स्टाफिंग के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, वर्कर को ट्रेंड करने के ऊपर जो पैसा खर्च करते हैं, वो क्या होता है? विनियोग होता है। वो क्या होता है? विनियोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन। तो स्टाफिंग के अंदर रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग होता है, लेकिन प्लानिंग नहीं होता है। प्लानिंग मैनेजमेंट का काम है, ठीक है, स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है। बोलता है नियुक्तिकरण क्या है? स्टाफिंग इज, तो स्टाफिंग का मतलब प्लान बनाना नहीं, कंट्रोल करना नहीं, डायरेक्शन करना नहीं। तो तीन अलग अलग फंक्शन है मैनेजमेंट के। स्टाफिंग के अंदर है सही व्यक्ति को काम पे लगाना। स्टाफिंग का मतलब सिलेक्शन ऑफ राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। आप बोलता है प्रशिक्षण की विधि कौन है? मेथड ऑफ ट्रेनिंग आर जॉब रोटेशन ट्रेनिंग है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग है, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो ऑल ऑफ दीज, तीनों का तीनों जो है वो मेथड है ट्रेनिंग का, तो इसलिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दीज। प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रक्रिया है? तो प्रशिक्षण एक करेंट प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस है। तो ट्रेनिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, लगातार चलता रहता है। ट्रेनिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलता रहता है। आगे क्वेश्चन है कि स्टेट द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग। प्रशिक्षण का अर्थ बताइए। तो प्रशिक्षण का अर्थ क्या होगा बताइए? ट्रेनिंग वर्कर्स के अंदर स्किल और नॉलेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जब किसी वर्कर के अंदर नॉलेज और स्किल को बढ़ाना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। बोलता है प्रशिक्षण संगठनात्मक कार्य प्रणाली है जिसके द्वारा कर्मचारी को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कुशलतापूर्वक संपन्न करने के लिए ज्ञान और कौशल सीखते हैं। ट्रेनिंग क्या करता है? ट्रेनिंग इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस बाय विच एम्प्लॉय लर्न नॉलेज एंड स्किल टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इफिशेंटली। किसी काम को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए अगर कोई एम्प्लॉय नॉलेज और स्किल सीखता है तो ये प्रशिक्षण कहलाता है। भर्ती की परिभाषा दीजिए। डिफाइंड रिक्रूटमेंट, भर्ती क्या होता है? तो भर्ती एक ऐसा प्रोसेस है जहां हम अपने वर्कर को आवेदन भरने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। देखिए भर्ती को प्रत्याशित कर्मचारी, प्रत्याशित मतलब जो कर्मचारी योग्य है की तलाश करना, योग्य कर्मचारी की तलाश करना और उन्हें संस्था में नौकरी के लिए आवेदन देने हेतु प्रेरित करना। उन्हें संस्था में नौकरी के लिए आवेदन देने हेतु प्रेरित करना रिक्रूटमेंट कहलाता है। इंग्लिश में पढ़िए। रिक्रूटमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग अ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट में सबसे पहला काम क्या है? सर्च करना है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, एक बेहतर एम्प्लॉय को, और उसको इनकरेज करना, उसको मोटिवेट करना है। किसके लिए? कि अप्लाई करो तुम नौकरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी के लिए अप्लाई करो, उसके लिए उसको प्रेरित करना, ये कहलाता है। भर्ती के आंतरिक स्रोत का वर्णन कीजिए। देखिए दो तरह के स्रोत हैं। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो लोगों को दो जगह से लाया जाता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है? जब कंपनी के अंदर से ही वर्कर को लाया जाता है तो उसको बोलते हैं आंतरिक स्रोत। जैसे किसी को प्रमोशन दे दीजिए, तो प्रमोशन देंगे तो क्या करेंगे? जूनियर को सीनियर बनाएंगे, ऊपर भेजेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बाहर से कोई फ्रेश वर्कर नहीं आ रहा है, पुराने वर्कर को ही नौकरी दे रहे। तो जब पुराने वर्कर को ही आप आगे खाली जगह पे भर देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्स, आंतरिक स्रोत। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक स्रोत, जहाँ प्रमोशन दे सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये दो तीन तरीके हैं जिसके जरिए आप आंतरिक स्रोत से अपने ही बिजनेस के पुराने एम्प्लॉय से अपने खाली जगह को भर सकते हैं। कार्य पर प्रशिक्षण क्या होता है? व्हाट इज मीन्ड बाय जॉब ऑन द जॉब ट्रेनिंग? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब ऐसा ट्रेनिंग का मेथड जहां काम करा के सिखाया जाता है। काम करके सीखो, इसी को बोलते हैं कार्य पर प्रशिक्षण। ऑन द जॉब का मतलब काम करके सीखो। जब फैक्ट्री में जाते हैं और जहां काम हो रहा है वहां पे जाके ट्रेनिंग लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑन द जॉब। और कहीं दूसरे जगह पे बैठ के किसी जगह पढ़ते रहते हैं तो उसको बोलते हैं ऑफ द जॉब। तो ट्रेनिंग दोनों चाहिए, ऑफ द जॉब भी चाहिए जहाँ पढ़ के सीखो, और ऑन द जॉब मतलब जहाँ करके सीखो। ऑन द जॉब मतलब करके सीखो, ऑफ द जॉब मतलब पढ़ के सीखो। ये दोनों हम लोगों को यहाँ पे देखना है। अब लिखा है प्रशिक्षण का महत्व बताइए। तो पहले बोला है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग का पहला फायदा है कि उत्पादन और उत्पादकता दोनों बढ़ जाता है। इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। किसी प्रोडक्ट मतलब किसी व्यक्ति के अंदर अगर ट्रेनिंग दे दिया जाए तो एक तो प्रोडक्शन बढ़ा देगा फैक्ट्री का, और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और ट्रेनिंग अगर दे देते हैं तो मनोबल यानी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वर्कर का इंक्रीज हो जाएगा। आगे लिखा कर्मचारी की भर्ती और चयन में अंतर बताइए। तो चलिए भर्ती और चयन में अंतर बताते हैं। सबसे पहले कौन होता है? भर्ती। भर्ती में क्या होता है? नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए प्रेरित किया जाता है। देखिए यहाँ लिखा वही बात कि रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सर्च करते हैं एम्प्लॉय को, बेटर एम्प्लॉय को, और उसको मोटिवेट करते हैं कि तुम एप्लीकेशन डालो।
यहाँ पे अप्लाई करवा रहे हैं। और सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन का मतलब यहाँ सिलेक्शन में क्या होता है, सिलेक्शन में एम्प्लॉय को दो पार्ट में बांटता है, एक जिन्हें नौकरी देना है, एक जिन्हें नौकरी नहीं देना। लिखा भी होगा, चुनाव का अभिप्राय उस क्रिया से है जिसमें नौकरी के लिए प्रार्थियों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, पहला वो जिन्हें नौकरी देना है और दूसरा वे जिन्हें नौकरी नहीं देता है। सिलेक्शन मीन्स द प्रोसेस बाय विच द एप्लीकेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट whom who are selected एंड सेकेंड whom who are not selected। मतलब ये नेगेटिव प्रोसेस है, यहाँ पे छांटना है, यहाँ पे लोगों को प्रेरित करना है नौकरी फॉर्म भरने के लिए। दूसरा सीरियल, सबसे पहले ये होता है, पहले रिक्रूटमेंट होता है उसके बाद सिलेक्शन होता है। तो पहले ये होता है, उसके बाद देखिए चुनाव का कार्य भर्ती के बाद किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इज डन आफ्टर रिक्रूटमेंट, और ये उसके पहले होता है। और ये पॉजिटिव एक्टिविटी है और ये नेगेटिव, इसमें छांटा जाता है वर्कर को कि तुम भागो भाई, तुमको नौकरी, यानी इसमें तय किया जाता है किसको देना है और किसको नहीं देना है। इसमें सबको मोटिवेट किया जाता है कि तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण को प्रशिक्षण की एक विधि के रूप में आप बताइए। एक्सप्लेन वर्सेटाइल ट्रेनिंग क्या होता है। तो प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण एक कहलाता है, ट्रेनिंग का एक मेथड है। तो प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण केंद्र की अवधारणा यह है कि वास्तविक नौकरी पर रखे जाने के बाद जिन परिस्थितियों का लोग सामना करेंगे उसको अभी से उसको ट्रेनिंग कर दीजिए। यानी एक ऐसा वर्सेटाइल ट्रेनिंग का मतलब ऐसा ट्रेनिंग टेक्निक जहाँ पे वर्कर्स को अभी ही ट्रेंड कर दीजिए कि जब तुम जॉब में जाओगे तो तुम्हारे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे, तो वो चैलेंजेस को लेके पहले ही ट्रेनिंग कर देना। उसी को वेस्टिबल ट्रेनिंग बोलते हैं, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण बोलते हैं, जहाँ केस स्टडी पहले ही तुमको उस तरह का केस सिचुएशन समझा देगा कि तुम जब जाओगे तो इस तरह का तुम्हारे पास प्रॉब्लम आएगा, तो पहले से सीख के जाओ। जैसे आईएएस है, आईपीएस है, या कोई डिफेंस का आदमी है, या आर्मी का है, या बीएसएफ में जो जाता है लड़का लोग, सबको पहले ट्रेनिंग दे दिया जाता है कि तुम्हारे सामने ये चैलेंजेस आएगा। उसको सांप, मरा हुआ सांप खिलाने के लिए सिखा देता है कि तुम्हारे सामने ये चैलेंज आएगा, कभी ऐसा होगा कि तुम जंगल में फंस जाओगे, तब तुम क्या करोगे, तो तुमको कौन जानवर खाना है, किसको नहीं खाना है, सब कुछ उसको बताएगा, किससे बचना है, कैसे क्या करना है। कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण के लाभ बताइए। एक्सप्लेन एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए ट्रेनिंग का क्या फ़ायदा है। तो जॉब सेटिस्फेक्शन, मजा आएगा काम करने में अगर ट्रेंड रहेगा तो। इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, लोग ज़्यादा इज्जत करेंगे। और रिड्यूस एक्सीडेंट रेट, बहुत कम से कम दुर्घटना होगी जिससे एम्प्लॉय को फ़ायदा होगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भर्ती क्या है और भर्ती के बाह्य स्रोत के बारे में बताइए। तो रिक्रूटमेंट का मतलब क्या बताए, लोगों को सर्च करना और उसे अप्लाई करने के लिए प्रेरित करना। सर्च करना, बेटर वर्कर को जो है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करना और उसे संस्था में नौकरी के लिए आवेदन देने के लिए प्रोत्साहित करना, प्रेरित करने की प्रक्रिया है। अब इसका एक्सटर्नल सोर्स ध्यान रखिएगा, रिक्रूटमेंट का 2 सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। रिक्रूटमेंट का 2 सोर्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल एक ऐसा सोर्स है, आंतरिक स्रोत एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे कंपनी के अंदर के एम्प्लॉय को ही प्रमोशन देते हैं। और एक्सटर्नल सोर्स एक ऐसा सोर्स है जहाँ हम बाहर से फ्रेश वर्कर को लाते हैं, न्यू वर्कर को लाते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में हम नए वर्कर को लाते हैं और मोटिवेट करने का काम करते हैं और उन्हें नौकरी देने का काम करते हैं। तो जैसे एक्सटर्नल सोर्स में क्या आएगा, पूर्व के कर्मचारी, हो सकता है मेरा ही कर्मचारी नौकरी छोड़ के गया होगा, वहाँ से फिर से बुला लिए। वर्तमान कर्मचारी के मित्र और रिश्तेदार, फ्रेंड्स एंड रिलेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है उसी का रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो वो यहाँ आ जाएगा। कारखाने के फाटक पर भर्ती, रिक्रूटमेंट एट द फैक्ट्री गेट पर नौकरी दे रहे हैं, ये सब एक्सटर्नल सोर्स है। स्कूल, कॉलेज और टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जाके कैंपस सिलेक्शन कर लिए और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के जरिए हम लोग नए वर्कर को ला सकते हैं। कंपनी कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस एक्सप्लेन करने बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, सबसे पहला काम क्या करना है, इंटरव्यू, प्राइमरी इंटरव्यू लीजिए। ऐसा नहीं कि हर कंपनी में इसी तरह होता है, लेकिन किसी में सबसे पहले प्रारंभिक, उससे पहले फॉर्म भरना, सबसे पहले इधर लिखा होगा। आवेदन पत्रों की जाँच, सबसे पहला आपको नौकरी देना है भैया, तो सबसे पहले आवेदन पत्र की जाँच, जो भर के आप दिए उसको जाँच करेंगे। जो जांच में गलत पाया जाए उसको वहीं रिजेक्ट कर दो, और जो सही पाया गया फिर उसका इंटरव्यू लीजिए। इंटरव्यू में जो फेल हुआ ख़त्म कहानी, जो पास हुआ उसको फिर ब्लैंक फॉर्म भरवाइए। और फिर जो इसमें फेल हुआ बाहर कीजिए, जहाँ फेल हुए सीधा बाहर, और जो पास हुआ उसका रोज़गार परीक्षा लीजिए। ठीक है, ये 2 बार लिखा गया रोज़गार परीक्षा। रोज़गार परीक्षा में दक्षता परीक्षा होता है, मनोवैज्ञानिक परीक्षा होता है, ये सब। उसके बाद अंतिम फाइनल इंटरव्यू कीजिए, जो यहाँ सही हुआ आगे बढ़ेगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। जो सही हुआ उसका फिर रेफरेंस चेक कीजिए, उसका डॉक्यूमेंट चेक कीजिए, फिर उसका फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन कीजिए, और जब मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता है तो ऑफर लेटर दे दीजिए।
कोई दिक्कत है? तो ये पूरा प्रोसेस अप्लाई किया जाता है किसी कंपनी में, किसके लिए? सिलेक्शन के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, अब 2 चैप्टर और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।